नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना संकट के बीच विशेष इंतजामों के साथ शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने की सभी सदस्यों से कार्यवाही के सुचारू संचालन की अपील। वायुयान संशोधन विधेयक समेत 6 बिल राज्यसभा में पेश। राज्यसभा के लगातार दूसरी बार उपसभापति बने हरिवंश। ध्वनि मत से पारित हुआ प्रस्ताव। सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी दलों के सदस्यों ने दी बधाई। जेडीयू सांसद हरिवंश ने सभी सदस्यों का जताया आभार। राज्यसभा में सत्र के पहले दिन 10 राज्यों से नवनिर्वाचित 15 सदस्यों ने ली शपथ। सभापति एम वेंकैया नायडू ने दी शुभकामनाएं। सदन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत कई दिवंगत पूर्व सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि। कोरोना योद्धाओं के योगदान की तारीफ की। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा से 2 विधेयक ध्वनि मत से पारित। केंद्रीय होम्योपैथी परिषद विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग बिल 2020 को सदन की मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक भी किया पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र से पहले मीडिया से की बात। कहा, संसद में होंगे कई अहम फैसले। सांसदों को कर्तव्य का पथ चुनने पर दिया धन्यवाद। सीमा की सुरक्षा में तैनात जवानों की भी की हौसला अफजाई। कोरोना काल में विशेष इंतजामों के साथ संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। संसद का मॉनसून सत्र 1 अक्टूबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे से शुरू हुई, जो 7 बजे तक चली। इस बीच सदन की कार्यवाही को दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद 1 घंटे के लिए स्थगित भी की गई। मंगलवार से राज्यसभा की कार्यवाही प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। राज्यसभा के 252वें सत्र के पहले दिन राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सदस्यों से कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि विधेयकों और कोविड-19 महामारी समेत देश हित से जुड़े विषय पर सार्थक चर्चा उनकी प्राथमिकता है। Since the general elections in 2014, the overall productivity of the 20 sessions have been 74%. This shows a declining curve of productivity of the House. However, there is a certain silver lining. The overall productivity of the last 3 sessions of the House has been 94.60%, the best for 3 consecutive sessions in the last 5 years. राज्यसभा में कोरोना संकट से निपटने के लिए दिन रात काम में जुटे कोरोना योद्धाओं के योगदान की सराहना की गई। The role played by the frontline COVID warriors, including doctors, nurses, other medical staff, police, paramilitary forces, sanitary workers, media, essential service providers, etc. during this period has been exceptionally remarkable. These warriors have worked day in, day out with utmost dedication, courage and selflessness to ensure that the impact of the COVID-19 is minimal, for which they deserve our appreciation. राज्यसभा में एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश दूसरी बार उच्च सदन के उपसभापति चुने गए। उन्होंने आरजेडी सांसद और विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार मनोज झा को हराया। बीजेपी सांसद जेपी नड्डा के प्रस्ताव को सदन में ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। संसद के मॉनसून सत्र और राज्यसभा के 252वें सत्र के पहले दिन जेडीयू सांसद और एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया। उपसभापति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उपसभापति के चुनाव के लिए 5 प्रस्ताव मिले हैं। इसके बाद सबसे पहले बीजेपी के जेपी नड्डा ने प्रस्ताव को संसद के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किया।
सभापति जी, मैं जगत प्रकाश नड्डा आपके अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरिवंश जी को राज्यसभा का उपसभापति चुना जाए। जेपी नड्डा के प्रस्ताव को संसद में ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने हरिवंश के उपसभापति चुने जाने की घोषणा की। I declare that Sri Harivansh ji has been chosen as the deputy chairman of the Rajya Sabha. हरिवंश के उपसभापति चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दलों के सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। मैंने महसूस किया है हरिवंश जी के लिए जो सम्मान और अपनापन मेरे मन में है, इन्हें करीब से जानने वाले लोगों के मन में है, वही अपनापन और सम्मान आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है। ये भाव, ये आत्मीयता हरिवंश जी की अपनी कमाई हुई पूंजी है। बहुत कम समय में इस पद पर रहकर सभी दलों के जो प्रतिनिधि इस सदन में हैं, उनके साथ न्याय करने का पूरा प्रयास किया है। वो बहुत ही बड़े विद्वान हैं, लेखक हैं और इस फील्ड से जो आते हैं उनके लिए सभी बराबर होते हैं। आज तो हिंदी दिवस है और आज शुभ दिन है। आप एक महान पत्रकार भी है, so this is a good day. You have got elected, re-elected to this as the deputy chairman. Harivansh ji and I have a long history of being neighbors, because today also he is sitting in a temporary seat, I am sitting in a temporary seat. Again we are neighbors. उपसभापति महोदय जो चयनित हुए हैं हरिवंश जी, ये कभी भी मामला दो व्यक्तियों का नहीं था, कभी भी नहीं, और कभी भी मामला व्यक्तियों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति विमर्श में मुद्दे छूट जाते हैं। दो प्रस्थापनाओं के बीच की बात थी। अच्छा हुआ कि मध्य रास्ते हमने रुक करके ये तय किया कि एक यहाँ मिलन मंदिर है जहां बातचीत हो सकती है। ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज है सर। जेडीयू सांसद हरिवंश लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने हैं। इससे पहले हरिवंश को 9 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति के लिए चुना गया था। उनके पहले कार्यकाल की सदस्यता की अंतिम तारीख 9 अप्रैल 2020 थी। इस तारीख तक वे उच्च सदन के उपसभापति के पद पर रहे। इसके बाद 10 अप्रैल 2020 से हरिवंश एक बार फिर राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुने गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आगे बढ़ते हैं। सभापति एम वेंकैया नायडू ने नवनिर्वाचित उपसभापति हरिवंश के पिछले कार्यकाल की सराहना की और आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं उपसभापति हरिवंश ने भी सदन के सभी सदस्यों का आभार जताया। I rarely see Harivansh ji without a smile on his face. That's a great quality in conducting the proceedings of the House, in spite of even grave provocations at times. I once again extend my best wishes to Harivansh ji. I am sure he continues to serve this august House with the same zeal, tenacity and vigor that is worthy of stature and dignity of this House. आप सबके सौजन्य से यह दायित्व हमें मिला है, आभारी हूँ। गोदे मुराहरी ने जब यह पद संभाला तो उन्होंने कहा था कि मुझे डर लग रहा है। ऐसी हालत मेरी है। ऐसे लोगों के बीच हूँ मैं जिनका संसदीय जीवन बहुत लंबा और समृद्ध है, पर वही मेरी ताकत है। जब भी ऐसे क्षण पहले भी आए और आगे भी आएंगे, रूल्स और प्रोसीजर से कैसे आगे बढ़े, वही सारे माननीय लोग मिलकर हमें रास्ता बताते हैं। आज सत्र के पहले दिन सदन में राष्ट्रगान के बाद कामकाज की शुरुआत नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के साथ हुई। उच्च सदन में विभिन्न राज्यों से चुनकर आए कुल 15 सदस्यों ने राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली। असम से निर्दलीय चुनकर आए अजीत कुमार मुयाना, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की फूलो देवी नेतम, झारखंड से जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन, केरल से एलजेडी के एम.वी. श्रेयम्स कुमार, महाराष्ट्र से एनसीपी की डॉक्टर फौजिया खान, मेघालय से एनपीपी के वॉन विरॉय खारलूकी, तमिलनाडु के डीएमके सांसद तिरुचि शिवा, एनआर
इलोंगो और अंतियुर्पी सेल्विरासु। तेलंगाना से टीआरएस के डॉक्टर के केशव राव, के आर सुरेश रेड्डी, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सैयद जफर इस्लाम और जयप्रकाश निषाद, पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की अर्पिता घोष और दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली। इन सदस्यों में से 5 ने हिंदी, 4 ने अंग्रेजी और 3 ने तमिल, 2 ने बंगाली और 1 ने मराठी में शपथ ली। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं। शपथ लेने वालों में तमिलनाडु से डीएमके सांसद तिरुचि शिवा और तेलंगाना से टीआरएस सांसद के केशव राव फिर से उच्च सदन से सदस्य चुने गए हैं। इन दोनों का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ था। और आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में आज सत्र के पहले दिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज समेत सदन के दिवंगत सदस्यों और पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के राज्यसभा सदस्य के रूप में और भारतीय लोकतंत्र में उनके योगदान को याद किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया था। Sri Mukherjee was awarded Padma Vibhushan for his exceptional and distinguished service in the field of public affairs in 2008 and Bharata Ratna for exceptional service of the highest order in the field of public affairs in 2019. He was also conferred the Best Administrator in India award in 2011. In the passing away of Sri Pranab Da, the country has lost an adept administrator, an astute politician, an outstanding parliamentarian, erudite scholar and a visionary statesman. सदन में दिवंगत वर्तमान सदस्य बेनी प्रसाद वर्मा, एमपी वीरेंद्र कुमार, अमर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा राज्यसभा में 14 दिवंगत पूर्व सदस्यों को भी सदन ने श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा में प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज को श्रद्धांजलि देते हुए संगीत जगत में उनके योगदान को याद किया गया। सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा ने 2 विधेयक पारित किए। दोनों बिल ध्वनि मत से पारित हुए। विपक्षी दलों ने मत विभाजन की मांग नहीं की। हालांकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने बिल के कई प्रावधानों पर असहमति जाहिर की। शिवसेना ने दोनों विधेयकों का समर्थन किया। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 को लोकसभा में पेश किया। निचले सदन लोकसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत सुबह 9 बजे हुई। पहले दिन होम्योपैथी और आयुर्वेद से जुड़े 2 विधेयक सदन से पारित हुए। केंद्रीय होम्योपैथी परिषद विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग बिल 2020 लोकसभा से पारित हुए। विस्तार से डिस्कशंस के बाद इनको बनाने के बाद राज्यसभा में लाया गया था। वहाँ इनको डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। उनकी रिकमेंडेशंस में से भी 14 रिकमेंडेशंस को मानने के बाद इसको वापस कैबिनेट में लाया गया। कैबिनेट में लाने के बाद वहाँ से प्रस्तावित होकर ये दोबारा राज्यसभा में गया और राज्यसभा में विस्तार से चर्चा के बाद इन दोनों बिलों को यूनानिमसली पास करने के बाद आज ये दोनों बिल लोकसभा के सामने आए हैं। देश समेत पूरी दुनिया के सामने कोविड-19 की चुनौती है। ऐसे में दोनों विधेयक पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम हैं। विपक्षी पार्टी शिवसेना ने इन दोनों विधेयकों का समर्थन किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर और तृणमूल सांसद प्रतिमा मंडल ने इन विधेयकों का विरोध किया। I really believe the government fails in its objective to promote the Indian systems of medicine through this bill, and therefore it really should take these suggestions into account, broaden the scope of consultation, look again at the Standing Committee report. We see that there is no separate representation from SOA-RICPA as for the field of Ayurveda, Unani and Siddha. As PMO has recently cleared the proposal of turning National Research Institute of SOA-RICPA an autonomous body and renaming it to National Institute of SOA-RICPA. लोकसभा से पारित दोनों विधेयक राज्यसभा से पिछले सत्र में ही पारित हो चुके हैं। साथ ही संसदीय स्थायी समितियां भी इन विधेयकों पर विस्तार से चर्चा कर चुकी हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी।
देश में कोरोना महामारी के असर से मजबूती से लड़ा जा रहा है। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद को ये जानकारी दी। लोकसभा में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आज देश में पर्याप्त मात्रा में कोरोना की रोकथाम के लिए पीपीई किट, दवाइयां और अन्य सुविधाएं मौजूद हैं और दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में स्थिति बेहतर है। The Government of India undertook the COVID-19 challenge with the highest level of political commitment. The nationwide lockdown, a bold decision undertaken by the government, duly involving community, initiated as self-imposed Janta curfew as per the call given by the Honorable Prime Minister, is testimony to the fact that India has collectively stood up to manage COVID-19 and successfully blunted the aggressive progression of COVID. संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत कई दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। स्पीकर ओम बिरला ने प्रणब मुखर्जी को संसद का जानकार और सुलझा हुआ नेता बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, वर्तमान लोकसभा के सदस्य एच वसंत कुमार और 13 पूर्व सदस्यों को भी सदन ने श्रद्धांजलि दी। स्पीकर ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को संसदीय मामलों का महान ज्ञाता, लोकप्रिय नेता और सभी दलों में उनके व्यक्तित्व के लिए सम्मान के भाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी देश के महानतम नेताओं में से एक थे। ये सभा भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, हमारे एक साथी श्री एच वसंत कुमार, विख्यात गायक पंडित जसराज और 13 पूर्व संसद सदस्यों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करती है। शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है। कोविड-19 महामारी की परिस्थिति के बीच सामाजिक दूरी और संबंधित दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए सदन की कार्यवाही सुबह 9 बजे आरंभ हुई। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस दौरान सभी ने देश की एकता, अखंडता की रक्षा में वीर गति को प्राप्त सशस्त्र सेना, अर्धसैनिक बलों के वीर सैनिकों और पुलिस बल के बहादुर जवानों को भी नमन किया। कर्तव्य पथ पर बलिदान देने वाले कोरोना योद्धा, डॉक्टर्स, चिकित्सा कर्मियों, सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों व स्वयंसेवकों का भी स्मरण किया गया। ये सभा देश की एकता और अखंडता की रक्षा में वीर गति को प्राप्त हुए सशस्त्र सेना, अर्धसैनिक बलों के सभी वीर सैनिकों और पुलिस बल के बहादुर जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। अंत में मैं सभी कोरोना योद्धाओं, जिनमें डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, पुलिसकर्मी तथा बड़ी संख्या में स्वयंसेवक भी सम्मिलित है, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसके बाद लोकसभा में कुछ पल मौन रखकर इन दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा में कोविड-19 महामारी के दौरान अपने अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले आज संवाददाताओं से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने सरहद पर प्रतिकूल परिस्थितियों में तैनात जवानों की हौसला अफजाई की। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि संसद सदस्य एक संकल्प के साथ जवानों को संदेश दें कि संसद, सांसद और देश उनके साथ खड़ा है। देश की संसद सीमा की सुरक्षा कर रहे बहादुर सैनिकों के साथ मजबूती से खड़ी है और ये संदेश एक सुर में होगा। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर पूरा भरोसा जताया। हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं। पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे
प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉनसून सत्र विशेष परिस्थितियों में हो रहा है और सांसदों ने कोरोना संकट के दौरान कर्तव्यों के निर्वहन का रास्ता चुना है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सभी एहतियाती निर्देशों का पालन किया जाएगा और जब तक कोविड वैक्सीन तैयार नहीं होती, देश में एहतियाती उपायों में कोई कमी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंदी दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हमें अपनी भाषाई विविधता पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी भाषाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और उनका समृद्ध साहित्यिक इतिहास रहा है। हिंदी दिवस के मौके पर मधुबन एजुकेशनल बुक्स द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये विचार साझा किए। हिंदी दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हमारी हर भाषा वंदनीय है। उन्होंने कहा कि कोई भी भाषा हमारे संस्कारों की तरह शुद्ध और हमारी आस्थाओं की तरह पवित्र होती है। उपराष्ट्रपति ने शिक्षा में मातृभाषा के प्रयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को अपनी बात को समझने और समझाने में आसानी होगी। साथ ही बच्चे पढ़ाई भी ज्यादा मन लगाकर कर पाएंगे। उपराष्ट्रपति ने नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के महत्व को स्वीकार करने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। न कोई भाषा थोप जाना चाहिए, न किसी भाषा को कोई विरोध होना चाहिए। हर भाषा वंदनीय है, हर भारतीय भाषा प्रमुख रूप में। कोई भी भाषा हमारा संस्कारों के तरह शुद्ध और हमारी आस्थानों के तरह पवित्र होती है। कोई भी भाषा समावेशी और स्थायी विकास के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी ही चाहिए। हिंदी दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करते हुए कहा कि उनके सुझाए गए मार्गों से हमारी भाषाई एकता मजबूत होगी। क्षेत्रीय भाषाओं की नींव पर ही राष्ट्रभाषा की भव्य इमारत खड़ी होगी। राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय भाषाएं एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं। ये विषय सब लोग समझना चाहिए और जो हिंदी प्रेमी है वो लोग भी अपना भाषण में और हिंदी को प्रोत्साहन करते समय, हिंदी का मदद में बोलते समय इस विषय को भी ध्यान में रखना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपनी मातृभाषा का सम्मान करें, रोजमर्रा के कामों में उसका प्रयोग करें, हिंदी और देश की भाषाओं का साहित्य पढ़ें और लिखें। आज के ही दिन 1949 में हमारी संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज ही के दिन 1949 में हमारी संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने हिंदी भाषा के विकास में योगदान दे रहे सभी भाषाविदों का अभिनंदन किया। हिंदी दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एक देश की पहचान उसकी सीमा और भूगोल से होती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी भाषा है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक और भाषाई विविधता से भरे भारत में हिंदी सदियों से पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों इत्यादि के कार्यालय प्रमुखों एवं वरिष्ठ अधिकारियों से मेरा विनम्र आग्रह है
कि स्थानीय भाषाओं के साथ साथ वे सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी का प्रयोग करें, ताकि कार्यालय के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को भी अपना कार्य हिंदी में करने की प्रेरणा मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत एक संसाधन संपन्न शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है और इसमें देश की समृद्ध भाषा हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। वैश्विक मंचों पर प्रधानमंत्री जी द्वारा हिंदी में दिए गए भाषणों से हिंदी का वैश्विक कद मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत आज गौतम बुद्ध के छपरौली गांव से की। इस दौरान जेपी नड्डा ने गरीब परिवारों को फल वितरित किए, साथ ही वृक्षारोपण भी किया। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के जीवन का हर क्षण सदैव देश व जनता की सेवा में बीतता है। उनके कार्यों का अनुसरण करते हुए बीजेपी का हर कार्यकर्ता जन सेवा के लिए तत्पर है। भारत की राजनीति की संस्कृति को बदल डाला है, इसको हमको समझना है। कैसे बदला है? 2014 के पहले लोग चुनाव में आते थे, गुमराह करते थे, लोगों को भाषण देते थे, वायदे करते थे और वायदे की वफाई न निभाते हुए बेवफा होकर के फिर अगली बार के चुनाव के लिए तैयार हो जाते। ये मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली। चुने हैं तो काम करेंगे, काम के साथ साथ सेवा करेंगे और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। यह संस्कृति आ गई। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 78% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 77,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। संक्रमित लोगों की कुल संख्या 20.36% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 37,80,000 से अधिक हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 9,86,695 है। पिछले 24 घंटे में 92,071 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 48,46,424 हो गई है। सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति की प्रभावी क्रियान्वयन से मृत्यु दर में कमी आई है। भारत में इस संक्रमण से मरने वालों की दर 1.64% रह गई है, जो विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में शामिल है। पिछले 24 घंटों में 1,136 संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 79,722 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9,78,000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं। इसके साथ अब तक परीक्षण किए गए नमूनों की कुल संख्या 5,72,00,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र की 1,049 प्रयोगशालाएं और 668 निजी प्रयोगशालाओं के साथ कुल 1,717 प्रयोगशालाएं लोगों को व्यापक परीक्षण सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।